हमारी पहली क्लास है। तो हम लोग इन बा इस चीज को हम करने जा रहे हैं, पहले हम उसको समझ लें और उसकी महत्ता को समझ लें। हमारा जो कोर्स है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स है। यानी इस कोर्स के अंदर इन दोनों कंपोनेंट्स में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। यानी कहने का मतलब है, जैसे कहते हैं दशा कालस्य कारणम, दशा ही किसी घटना को कराने में सक्षम होती है। तो हमारा जो कोर्स है वो उस दशा के इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। और किस में? डिविजनल चार्ट्स के अंदर। आप लोगों को मालूम है कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर जी ने दशा का एक बड़ा सिंपल सा हमें तरीका समझाया है, जो कि राशि चार्ट के ऊपर लागू होता है। लेकिन क्या है, जितने भी प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की डेट में, वो सब उन्हीं नियमों को, पीएसी का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, और ये कहां से निकला है? इसमें जो नियम है ऋषि पाराशर का, वो नियम है कि घटना साधारण हो अथवा विशिष्ट घटना हो, उसका दो ही तरीके से फल मिलता है। पहले तो ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है, और दूसरा, ग्रह जिन चीजों के वश में है और जिन चीजों को अपने वश में रखता है, उनसे संबंधित प्रभाव देता है। साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम। द्विविधम फलम, दो ही तरीके से फल देता है। ग्रहाणाम च स्वभावेन, ग्रहाणाम च स्वभावेन, ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, स्थान स्थिति वशेन च, और जिन स्थान और स्थितियों जो उसके वश में है। तो वश में क्या है? जहां का वो लॉर्ड है, जिन भावों का वो स्वामी है, जिस भाव पे वो बैठा है, जिस ग्रह के साथ में वो युति बना रहा है, जिन ग्रहों पर उसकी दृष्टि है, या जिन ग्रहों से वो दृष्ट है। यानी कहने का मतलब है कि ये नियम तो बड़ा आसान है, और इस नियम को आगे सभी डिविजनल चार्ट्स पे, जो मतलब कहते हैं ना कि वेर इग्नोरेंस इज ए ब्लिस, इट इज वाइज टू बी फॉली, मतलब ये अंग्रेजी की कहावत है, वो अधिकांशतः ज्योतिषियों पे लागू हो जाती है, क्योंकि वो दशा का जो फल है, जो राशि चार्ट के अंदर है, उसी फल को वो हमेशा डिविजनल चार्ट्स में भी लेके चले जाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि कभी कभी घटनाएं काफी एक दूसरे के विपरीत योग की हो जाती हैं। किसी के पिता की मृत्यु एक तरफ हो रही है, तो दूसरी तरफ उसको बहुत बड़ा जॉब मिल रहा है। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, लेकिन साथ में ही पता चला कि जो बस बहू को लेके आ रही थी, उसका बस का एक्सीडेंट हो गया और सबको चोट लग गई। यानी कहने का मतलब है कि बहुत बार बड़ी दुविधा वाली स्थिति एक ज्योतिषी के सामने आती है, कि जो घटनाएं हैं वो विपरीत प्रकृति की हो जाती हैं, और दशा वही रहती है। तो इसका मतलब ये है, देखिए, जो हमारा एक गोल्डन एज था ज्योतिष का, जिसमें जिसे हम कहते हैं एरा ऑफ रेनेसा इन कल्चर ऑफ लिटरेचर एंड एस्ट्रोलॉजी, वो था हमारा गुप्ता काल में। उस समय कोई भी ज्योतिष में कोई प्रेडिक्शन नहीं किए जाते थे बिना डिविजनल चार्ट्स को या वर्ग कुंडलियों को देखे। किंतु आज ये स्थिति ये है कि अधिकांशतः ज्योतिषी सभी वर्ग कुंडलियों को ना देखकर सिर्फ एक नवमांशा को देख लेते हैं राशि चार्ट के अनुसार के अलावा, और वहीं से प्रेडिक्शन करने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो ऋषि पाराशर ने
षड्वर्गा, सप्तवर्गा, 10 वर्गा, षोडश वर्गा बनाए हैं, क्या वो ऐसे ही बना दिए हैं? क्या उसका कोई उसकी मंतव्य नहीं है? क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस या उसकी कोई कोई उसका महत्व नहीं है? लेकिन आज हम लोग थोड़ा लकी हैं कि जिन डिविजनल चार्ट्स पे, बहुत आशीर्वाद राकेश जी, मैं उन डिविजनल चार्ट्स की बात कर रहा हूं जिन डिविजनल चार्ट्स पे आज 10 वर्गा पे आधुनिक ज्योतिषियों ने उस पे काम किया है और इस बात को वो समझ पाए हैं कि ऋषियों के द्वारा लिखे गए नियम अक्षरशः सही हैं, सिर्फ मॉडर्न कंटेक्स्ट में उनको समझने की जरूरत है। इसमें क्या चीज कॉमन है? किसी घटना का शुभ होना अशुभ होना, ये तो कॉमन है, जो कि ऋषियों ने लिख दिया। उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। अगर कोई आईटी का बंदा है और अगर उसके जॉब में अशुभ होगा, तो ये हमारी मॉडर्न माइंड का से कॉमन सेंस से निकलता है कि हो सकता है कि आईटी सेक्टर के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए या मेजर लेऑफ्स हो जाए और वो अपना जॉब लूज कर जाए। तो सिर्फ जरूरत है इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने की, कॉमन सेंस से। अदरवाइज जो कुछ भी लिखा गया है प्राचीन ग्रंथों के अंदर, वर्गा कुंडलीज में, अक्षर सही है, उसमें गुंजाइश नहीं है ज्यादा उसको परिवर्तित करने की। मेरा डिविजनल चार्ट्स को देखने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। इस पे मैंने पहले अपने छात्रों को अवगत कराने के लिए एक डिविजनल चार्ट का एक्सक्लूसिव कोर्स भी चलाया था, जिसके अंदर हमने 10 वर्गा और 11 डिविजनल चार्ट्स को हमने समझा था। लेकिन वहां पे हमने उसे एक चैप्टर वाइज समझा था। हमने ये समझा था कि प्रत्येक डिविजनल चार्ट का महत्व क्या है, हर डिविजनल चार्ट से क्या निकलता है, और उस डिविजनल चार्ट का जो मूल्य है या उसकी जो वैल्यू है प्रेडिक्शंस में, वो कितनी अधिक है। ये कोर्स अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हम दशा का इंटरप्रिटेशन हम राशि चार्ट में तो समझ चुके हैं। मेरे एक दशा का भी कोर्स आया था, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा, तो उसमें राशि चार्ट और कुछ डिविजनल चार्ट्स का उपयोग करके हमने दशाओं को इंटरप्रेट करने का अध्ययन किया था। एस्ट्रोलॉजिकर के द्वारा, राशि राशि के द्वारा, ग्रह की प्लेसमेंट के द्वारा, राजयोगों के द्वारा, ग्रहों के फंक्शनल नेचर के द्वारा, ग्रहों के नेचुरल नेचर के द्वारा, इन सबको हमने समझा था। और उसमें कुछ डिविजनल चार्ट्स को हमने इंपॉर्टेंस दी थी। लेकिन ये कोर्स हमारा बड़ा यूनिक है। ये मिथ भी आपका इस कोर्स में जैसे जैसे डेवलपमेंटल पार्ट पे आप चलेंगे, तो आपका एक मिथ भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक भ्रांति भी इसमें समाप्त होगी कि डिविजनल चार्ट्स में दशा का इंटरप्रिटेशन आइडेंटिकल है राशि चार्ट की तरह। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि एक ग्रह, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, एक ग्रह अगर राशि कुंडली के अंदर में उच्च का है, बहुत अच्छी स्थितियों में बैठा है। आपको मालूम है अच्छी स्थितियों में ग्रह अब होता है त्रिकोणों में केंद्र में बैठ के, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में बैठ के ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। और ग्रह की स्थिति खराब कब होती है? जब वो त्रिक भावों में बैठता है, यानी कि दुख भावों में, जो कि छठा भाव है, अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, अथवा तृतीय भाव है, जो कि मशक्कत, मेहनत और पुरुषार्थ का है। वो किसी भी काम को आसानी से नहीं, मेहनत से करने में आदमी को सक्षम बनाता है।
तो ये स्थिति तो D1 चार्ट की हो गई। लेकिन मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि डिविजनल चार्ट के अंदर वही ग्रह के डेजिग्नेशन फर्क हो जाते हैं। आपने खरेश का नाम सुना होगा। खरेश 22वें द्रेशकांड को कहते हैं, जो कि द्रेशकांड कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी होता है। अब वही ग्रह जो कि शुभ भावों में कुंडली के बैठा है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, और जिस भाव पे बैठा है उस भाव को वो अपनी दशाओं के अंदर उस भाव का एक मिराज तो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि शुभस्थ है। ग्रह D1 में शुभस्थ है, और हाइपोथेटिकली D9 में भी शुभस्थ है। मतलब नवमांशा कुंडली के अंदर भी वही ग्रह शुभ भाव में बैठा है, तो एक मिराज तो वो क्रिएट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक आदमी को धन में, समृद्धि में, उसके इनिशिएटिव में, उसको दैवी हेल्प में, इन सब में हेल्प तो करेगा। लेकिन क्या ये वो वहां पे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि अब उसका डेजिग्नेशन, एक डिविजनल चार्ट जो कि डेजिग्नेशन बता रहा है उसका नया डेजिग्नेशन बता रहा है कि वो खरेश है, यानी 22वें द्रेशकांड का स्वामी है, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है स्वयं को अथवा परिवार के सदस्यों को। आपको मालूम है कि महादशा, अंतरदशा, ये दोनों लंबा एक अंतराल होता है। तो उस अंतरदशा के अंदर जहां वो उस आदमी को प्रमोशन दे रहा है जॉब के अंदर, और कोई मांगलिक कार्य कराने में भी सक्षम है, लेकिन हर चीज के अंदर अगर उसका प्रमोशन होगा तो उसको उठा के वो लद्दाख में पोस्ट कर, या उसको असम में पोस्ट कर देगा, या उसको अरुणाचल प्रदेश में पोस्ट कर देगा, एक ट्रबल्ड पोस्टिंग में दे देगा। विवाह कराएगा तो उस विवाह के अंदर भी काफी खलल की स्थितियां पड़ेंगी, क्योंकि वो खरेश है। और खरेश होने का जो उसका उसकी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके साथ उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व है। उसे ऐसा करना है, वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। वो उसको व्यक्ति को स्टंट पड़वा सकता है। उस व्यक्ति का एक छोटे ऑपरेशन को रिलैप्स करा के बड़े ऑपरेशन के रूप में लेके आ सकता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले सब्जेक्ट की के महत्व को जानना, उस सब्जेक्ट में आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि डिविजनल चार्ट्स अपने आप में अपने डेजिग्नेशंस रखते हैं ग्रहों को लेकर, और वहां से फिर आपको वापस D1 में जाना पड़ता है, और उस सब्जेक्ट मैटर के लिए आपको उसी डिविजनल चार्ट को स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हर डिविजनल चार्ट का अपना एक सब्जेक्ट मैटर है। आप जानते ही हैं, राशि चार्ट को भी डिविजनल चार्ट में लिया गया है, जैसे कि D1 है राशि चार्ट। उसके बगल में आप देखते हैं दूसरा चार्ट बना होता है D9 नवमांशा। और आपको मालूम है नवमांशा जो है ग्रहों का बलाबल, भावों का बलाबल बनाने में, बताने में, ग्रह की एक्चुअल स्थिति को बताने में, ग्रह का क्या फलित होना है उसको बताने में सक्षम है। तो साथ ही वो व्यक्ति के विवाह के बारे में भी एक माइन्यूट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे वर्ड माइन्यूट, मैं एज ए शिक्षक जो वर्ड यूज करूंगा, कोई भी वर्ड पंजाबी में कहते हैं ना, एवं ही नहीं होगा। यानी कि इट इज नॉट गोइंग टू बी ए फ्रिवलस यूज ऑफ एनी इवन ए सिलेबल। मैं जो कह रहा हूं कि क्यों माइन्यूट डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि जिंदगी की हर घटनाएं, मदर ऑफ ऑल चार्ट्स, इन सभी डिविजनल चार्ट्स के मदर ऑफ ऑल चार्ट्स,
यानी कि D1 या राशि चार्ट्स के द्वारा निकलती है। कोई घटना ऐसी नहीं है कि एक सक्षम ज्योतिषी राशि चार्ट से ना निकाल पाए, लेकिन उसका एक जनरल व्यू होगा, एक जेनेरिक व्यू होगा। उसका कोई सूक्ष्म व्यू वो नहीं दे पाएगा अगर उसे डिविजनल चार्ट्स में दशाओं का एप्लीकेशन नहीं आता होगा, या वो वाकिफ नहीं होगा कि डिविजनल चार्ट्स क्यों, कब और किस समय देखने की। आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम बड़े सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलेंगे। पहले हम दशाओं को समझेंगे, दशाओं को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है D1 के गुरु जी अंदर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ही हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी, नमस्ते सर। आगे आने वाली क्लासेस में हम इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से हम सबसे पहले दशाओं को देखते हैं, दशाओं में हर कंपोनेंट की क्या अहमियत है, चाहे वो महादशा का लॉर्ड है, अंतरदशा का लॉर्ड है, प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड है, अथवा सूक्ष्म अंतर का लॉर्ड है। बहुत सी घटनाएं आपको सूक्ष्म अंतर के लॉर्ड बताते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सूक्ष्म अंतर तक जाना पड़ता है। और कई बार आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी सूक्ष्म अंतर कर देता है, क्योंकि सूक्ष्म अंतर अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है। जो नियम है कि साधारणम विशिष्टम तो च दशानाम द्विविधम फलम ग्रहणाम च स्वभावेन, ये ग्रहणाम च स्वभावेन जो है ये सूक्ष्म अंतर पर लागू होता है। अगर खून निकला है और मंगल जो है सूक्ष्म अंतर में नहीं आ रहा है, हड्डी टूटी है और सूर्य अगर सूक्ष्म अंतर में नहीं आ रहा है, और अगर चोट लगी है, लिगामेंट टियर हुआ है और शनि अगर अंतर में नहीं आ रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है और केतु अगर सूक्ष्म अंतर में नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा खिसकाना है टाइम को। खैर, उस पर हम बात करेंगे, टाइम आने पे हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके डिविजनल चार्ट्स इम्पेकेबल बने, मतलब ऐसे बने डिविजनल चार्ट्स जिन पे आप गर्व कर सके कि हाँ, ये मेरी हॉरोस्कोप का टाइम ऑफ बर्थ है और इस प्रकार से मेरे डिविजनल चार्ट्स बनने चाहिए। ये जो मेरा कोर्स है ये एक ट्रेजर हाउस होने वाला है, यानी यूं समझ लीजिए कि आप एक ट्रेजर या एक खजाने की खोज में चल पड़े हैं, और आपको एक बड़ा योग्य शिक्षक यहाँ मिला है, जिसने प्रत्येक कंसल्टेशन में फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस कर करके डिविजनल चार्ट्स को समझने की कोशिश की है। मैंने कोई कंसल्टेशन छोटी नहीं की, 1 घंटे से ऊपर की दी, और उसमें मेरा ध्येय ये रहा कि जितना मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का तो आंसर हो ही जाए, नेटिव के सारे क्वेश्चंस तो इसमें रैपअप हो ही हों, साथ में मुझे भी एक एम्पेरिकल नॉलेज आए, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल नॉलेज आए कि दशाओं का फल डिविजनल चार्ट्स में किस तरह से देखा जाता है। और इसी को खोजी कहते हैं। आप भी उसी खोजी दस्ते के अब आप सदस्य हो गए हैं। बहुत सी चीजें आप खुद निकालने लगेंगे और इस सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टरी करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम प्रत्येक ग्रह का मूल्य समझेंगे दशा के अंदर, महादशा के लॉर्ड का, अंतरदशा के लॉर्ड का, प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड का, फिर सूक्ष्म अंतर के दशा के लॉर्ड का। इसके अलावा आपको मालूम है कि ऋषि पाराशर ने क्या बोला है कि ग्रह ने फल कैसे देने हैं। ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु च, ग्रह ने जो फल देने हैं, विशिष्ट फल देने हैं, वो अपने बाहुबल या वीर्य के अनुसार, बाहुबल के अनुसार देने हैं।
तो आपको उसके बाहुबल का भी निर्धारण करना है, तभी आप बता पाएंगे कि गाड़ी एक मारुति की आल्टो खरीदने जा रहे हैं, या वो गाड़ी सिडैन खरीदने जा रहे हैं, एंडेवर खरीदने जा रहे हैं, या वो टोयोटा खरीदने जा रहे हैं, या वो फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहे हैं, या मर्सिडीज। वो ग्रह के बाहुबल पे आपको उसका निर्धारण करना है। हाँ, उसके लिए आपको रिकन्फर्मेशन चार्ट आपका है D16, छोट सांता भी आप देखेंगे, तो उसको देखना भी आप समझ जाएंगे, तो आपको उससे रिलेट करना आसान हो जाएगा। और वो भी आपका टाइम करेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का कार्ड है, जो आपको बताता है कि जब आपने गाड़ी खरीदी वो किस दिनांक को रजिस्टर हुई है। उससे आप 15 दिन या 1 महीने पहले जाएंगे तो आप देखेंगे आपने गाड़ी उस दिन खरीदी थी, क्योंकि आरटीओ या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टेक्स minimum of 15 to 1 month to issue the registration for the car. इसके अलावा इन आगे आने वाली क्लासेस में हमने हर डिविजनल चार्ट को समझना है। आपको पता है कि ऋषि पाराशर ने डिविजनल चार्ट्स को बाट षडवर्ग, सप्तवर्ग और उसके बाद 10 वर्ग और षोडश वर्ग में बांटा है। जो षड वर्ग है उसके अंदर राशि का चार्ट है D1। दूसरा है कोरा चार्ट, जो वेल्थ को देखने के लिए होता है, उसे कहते हैं D2। तीसरा है देशकांड चार्ट, जो कि आपके कर्म फल को बताता है, आपके सिबलिंग्स या आपके भाई बहनों की स्टेटस को बताता है, उनसे आने वाली आपको मदद को बताता है, उसे कहते हैं D3 या देशकांड या डिकेनेट। चौथा आपने देखना है नवमांशा को देखने का आपको तरीका आना चाहिए, नवमांशा को D9 कहते हैं। नवमांशा चार्ट से आप जो है ग्रहों का और भावों का बलाबल समझेंगे, भावों की D1 चार्ट से कनेक्टिविटी को समझेंगे, D9 चार्ट से आप 64वें नवमांश को समझेंगे, जो व्यक्ति या उसके परिवार के अंदर रुदन की स्थितियां पैदा करता है। और D9 चार्ट से ही आप समझेंगे पुष्कर आमसा और पुष्कर नवमांशा। और इसके अलावा D9 या नवमांशा चार्ट से आप और क्या समझेंगे, पुरुषोत्तम नवमांशा। ग्रह किन स्थितियों में पुरुषोत्तम नवमांशा का होता है। पुरुषोत्तम लॉर्ड विष्णु को कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। इसके बाद आप समझेंगे द्वादशांशा को थर्ड वर्ग में, यानी कि 6 फोल्ड डिवीजन में। द्वादशांशा माता पिता के बारे में बताता है, उनकी माली हालत, उनके स्वास्थ्य की हालत, उनका आपके ऊपर कितने लंबे समय तक आशीर्वाद बना रहेगा, इसको बताता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे छठ वर्ग में D30 को, जिसे कहते हैं त्रिमशांसा। कहते हैं त्रिमशांसा अरिष्टम विजंतेत, यानी कि त्रिमशांसा के द्वारा अरिष्टों का निर्धारण होता है। अरिष्ट क्या है, जीवन में आने वाली दुखद घटनाएं और तकलीफें। लेकिन ये सिक्के के दो पहलू हैं। दुखद घटनाओं का ना होना, आप क्या बोलेंगे, सुखद घटनाएं। कभी भी किसी के भी जीवन के अंदर पूर्ण जीवन में दुखद घटनाएं नहीं होती।
कभी होती हैं ऐसी, वैसे समय आ जाते हैं कि दुखद घटनाएं होती हैं, लेकिन वो ट्रांजिएंट पीरियड है, वो थोड़े पीरियड में होती हैं, उसके बाद व्यक्ति को दुख का कारण बनती हैं। कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए, कुछ लोगों को लंबे समय के लिए, किंतु फिर सुखद घटनाएं आती हैं। तो उसका मतलब त्रिमशांसा अरिष्टम विचिन्त्येत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अरिष्टों की पहचान या दुखद घटनाओं की पहचान ही त्रिमशांसा से करनी है। त्रिमशांसा आपको ये भी बताएगा कि कब सुखद घटनाएं होनी है जीवन के अंदर। उसके बाद जो डिविजनल चार्ट्स में इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स हैं वो सप्तवर्ग हैं। सप्तवर्ग में किस डिविजनल चार्ट को जोड़ा गया है? सप्तवर्ग के अंदर D7 या सप्तांशा को जोड़ दिया गया है, यानी कि इसके अंदर राशि चार्ट है, D2 होरा चार्ट है हेल्थ का, D3 देशकांड है जो कि सिबलिंग्स के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए, आपके कर्मफल के लिए देखा जाता है, आपके पुरुषार्थ के लिए देखा जाता है। इसके अलावा इसमें D9 है जो आपकी पत्नी के लिए देखा जाता है या पति के लिए देखा जाता है। सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है, उन संभावित स्थितियों को देखा जाता है जिसमें घर के अंदर सुखद घटनाएं होती हैं अथवा समथिंग गोज रॉन्ग, वो भी वहीं से निकलता है। उसके अलावा नवमांशा के बाद हम द्वादशांशा देखते हैं, जो कि हम माता पिता के उत्थान, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके आशीर्वाद के लिए। फिर त्रिमशांसा हम देखते हैं अरिष्टों के लिए, D30 को। D12 है द्वादशांशा या माता पिता के चार्ट। इसके अलावा सप्त वर्ग में षड वर्ग से एक चार्ट को और इंक्लूड कर दिया गया है जिसे कहते हैं D7 या सप्तांश, जो कि संतान के बारे में बताता है, संतान से आने वाले सुख के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डिविजनल चार्ट है ना, सिक्के के दो पहलू हैं। अगर संतान से सुख आ रहा है हेड पे, तो उसका मतलब टेल भी है उसके साथ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, तो कोई दुखद घटना भी वहीं से देखी जाएगी। ज्योतिष जो है क्यों इतना एक आसान सब्जेक्ट है? क्योंकि घटनाओं में दो ही प्रकार से घटनाएं होंगी, और जो तीसरी प्रकार की जो घटना है ना, वो ज्योतिषियों को और सब्जेक्ट्स को, नेटिव को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन ऋषि पाराशर का कहना है कि साधारणम विशिष्टम च, कहने का मतलब वो ये कहते हैं कि दशा इतना कालस्य कारणम है कि वो साधारण घटना को भी निकालेगी। यानी आपके ड्राइवर का सुबह को आना और आपको ऑफिस पहुंचाना, और ये रूटीन का काम, आपका ब्रेकफास्ट करना और अपना ऑफिस जाना और लंच बॉक्स लेके जाना, ऑफिस में लंच के टाइम पे लंच करना, ये सारी की सारी बड़ी साधारण घटनाएं हैं। मॉर्निंग में जाना, फ्रेश होना और उसके बाद स्नान करना और पूजा करना और उसके बाद ऑफिस को जाना, ये एक साधारण घटना है। बच्चे का ग्रो करना, ये भी एक साधारण घटना है। जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो ग्रो करेगा, फिर वो किंडरगार्टन में जाएगा, फिर वो उसके बाद वो जो है नर्सरी स्कूल में जाएगा, केजी स्कूल में जाएगा, प्राइमरी स्कूल में जाएगा या ग्रामर स्कूल में जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जो है वो उतनी विशिष्ट नहीं है। विशिष्ट घटना क्या है कि अगर बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, एक विशिष्ट घटना है। किसी का जॉब छूट जाए, एक विशिष्ट घटना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाउनसाइज हो जाए और लोगों का ले ऑफ हो जाए, वो एक विशिष्ट घटना है। पत्नी के साथ मनमुटाव हो जाए, एक विशिष्ट घटना है। और मनमुटाव बड़ा हो जाए, ये बहुत विशिष्ट घटना है। कोई आदमी बेड रिडन हो जाए, किसी को तबियत उसकी खराब हो जाए और वो उसे 20 दिन भी बेड पे रहना पड़े, ये एक विशिष्ट घटना है। लेकिन ऋषि पाराशर ने ये साफ साफ हमें बता दिया
कि दशाएं इतना काल को निर्धारित करती हैं हमारे जीवन के अंदर। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे गुरुजी श्रद्धे श्री खेमराज गौड़ साहब जब पढ़ाते थे तो एक प्रश्न वो जरूर पूछते थे सभी विद्यार्थियों से जो बेसिक कोर्स करके आए थे। उन्होंने कहा कि कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, विच कंपोनेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी हॉरोस्कोप। ये प्रश्न जरूर पूछते थे। कोई स्टूडेंट कहता था लगन का स्वामी, लगन भाव। कोई स्टूडेंट कहता था चंद्रमा मानसो जायते, मन का प्रतीक चंद्रमा, मानसिक शांति का प्रतीक चंद्रमा, हैप्पीनेस का प्रतीक चंद्रमा। सूर्य जो कि स्वास्थ्य का प्रतीक है, लंबी आयु का प्रतीक है, वो महत्वपूर्ण है। कोई कहता था केंद्र में बैठे ग्रह प्रतीक हैं। कोई कहता था भाग्य भाव से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अगर भाग्य है तभी आदमी जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस करेगा। तो हमारे गुरुजी फिर समझाते थे कि बेटा दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रामचंद्र जी का एक तरफ कॉरोनेशन हो रहा था और दशा परिवर्तित हो गई तो उनको वनवास जाना पड़ा। पिता की मृत्यु हो गई। माता ने जो है 2 वर में से 1 वर मांग लिया और दूसरा वर जो है वो भी मांग लिया और राजगद्दी छिन गई। और साधु के वेश में, मुनि के वेश में जो वो 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। दशा से बड़ा कुछ भी नहीं है कुंडली के अंदर। जिसने दशाओं को समझ लिया। अब क्या है कि जब भी आप कभी भारतीय विद्या भवन में पढ़े, इंडियन काउंसिल ऑफ लॉजिकल साइंसेज में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पढ़े, कहीं भी पढ़े, दशाओं को जो समझाया जाता है वो सिर्फ राशि चार्ट में समझाया जाता है। और हम उसी को एरनेसली हम उसको 100 चार्ट में लगाने लगते हैं। जब हम थोड़ा सा समझने लगते हैं कि हाँ ये डिविजनल चार्ट हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रत्येक डिविजनल चार्ट ग्रहों के डेजिग्नेशन को परिवर्तित करने वाला होता है। और वहां पे उसका जो डेजिग्नेशन है, जैसे कहने का मतलब है वही ग्रह राशि चार्ट के अंदर है और वही ग्रह नवमांशा के अंदर पुष्करांशा है। पुष्कर नवमांशा का है, पुष्करांशा है। उसमें तो 4 चांद लग गए। वही ग्रह राशि चार्ट के अंदर किसी भी राशि में बैठा है, मित्र की स्वराशि, उच्च की राशि, इवन शत्रु की राशि, और नवमांशा में जाके उसी राशि में बैठ गया, वर्गोत्तम हो गया। अब फल उसके फर्क हो गए, उसका डेजिग्नेशन ही चेंज हो गया। जैसे जैसे क्लासेस उत्तरोत्तर बढ़ेंगी आपको ये सारे कंपोनेंट समझ में आएंगे। तब अब आपको एक आश्चर्य होगा कि डिविजनल चार्ट कितना बड़ा ट्रेजर हाउस हमारे सामने है, जिसे ज्योतिष के विद्यार्थी इग्नोर करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक। इसके बाद आते हैं 10 वर्ग। 10 वर्ग जो चार्ट है उसके अंदर 3 डिविजनल चार्ट्स को इंक्लूड किया गया है। एक है दशमांसा, यानी कि रोजगार का चार्ट। आपके आप क्या जॉब करेंगे, कैसा आप काम करेंगे, आपको किस प्रकृति का जॉब मिलेगा। कर्मफल तो D3 बता रहा है, लेकिन D10 आपको ये बता रहा है उस जॉब की एम्बियंस, यानी कि उस जॉब की सहूलियतें, उस जॉब की पावर्स, उस जॉब का की प्रकृति धन को लाने की। इसके अलावा षोडशांशा आप इसमें पढ़ेंगे, यानी D16 चार्ट, जो कि षोडशांशा आपको बताता है कि आपको लिक्विड वेल्थ कितनी मिलेगी, आपको वो आपके पास वाहन की स्थिति क्या होगी। वाहन भी आपका एक लिक्विड वेल्थ है। आपके शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज,
जो भी आपकी लिक्विड फंड है, आपका कैश फ्लो, इसके बारे में आपको D16 बताता है। इसके बाद एक चार्ट और इसमें इंक्लूड हुआ है, वो है D60 या सस्टियांशा, जो कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को समझाता है और हमारे किस प्रकृति किस तरह की प्रकृति के लोगों के साथ हमारा संबंध रहना है, चाहे वो मित्रों में, चाहे माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में। क्या हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा? किस देवताओं की हम पूजा करके षष्ठ्यांशा से हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं? इस विलोम क्रिया को हम इसी जन्म में हम प्राप्त कर लें, ताकि हम किसी उधार के बैलेंस के साथ ना चले। एक आदमी को तनख्वाह मिल रही है 1 लाख रुपए, लेकिन उसका उधार जो है उसको चुकता करना है बैंकों को, NBFCs को, वो 90,000 है। अब क्या बचा? 10,000 रुपये। इतनी मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाने पे भी क्या बचा? 10,000। कितनी ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा? सोचने वाली बात है। कितने बोझ के साथ जी रहा है। और यही आपको सस्त्यांशा समझाने की कोशिश करता है। आज चूंकि पहली क्लास है, मैं आपके सामने कुछ कुंडलियां लेके आया हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से सेम दशा के अंतर्गत एक अच्छी घटना होती है जीवन में, तो साथ में ही एक दूसरी खराब घटना हो जाती है। हाँ, जो मैं डेजिग्नेशन चेंज होने की बात कर रहा था, कि ग्रहों के डेजिग्नेशन चेंज होने की, उसमें मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर कोई ग्रह राशि चार्ट अथवा दो डिविजनल चार्ट्स के अंदर स्वराशिस्थ हो अथवा उच्च का हो, और मॉडर्न राइटर्स के अनुसार एक जगह स्वराशिस्थ है और दूसरी जगह उच्च का है, तो भी ये फल मिलेगा। अगर वो रिपीट करता है डिविजनल चार्ट्स में, यानी कि 2 में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पारिजात। पारिजात बहुत अच्छे फल देता है। अब उसका डेजिग्नेशन चेंज हो गया एक सिर्फ डिविजनल चार्ट की वजह से। अगर वो 3 बार रिपीट कर रहा है तो उसको बोलते हैं उत्तम। उत्तम जो ग्रह है, अगर सपोज किसी का पंचम का लॉर्ड उत्तम है, मतलब 5वें भाव का लॉर्ड अगर उत्तम है, यानी कि 3 डिविजनल चार्ट्स में वो रिपीट कर रहा है, तो राशि में या उच्च की राशि में इंक्लूडेड है। मतलब किसी में स्वराशि है, किसी में उच्च की राशि में है, लेकिन 3 चार्ट्स के अंदर वो रिपीट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो उत्तम है। और अगर किसी का पंचम का स्वामी उत्तम है, तो बस ये मान लीजिए ऐसा आदमी बहुत लर्नेड होने जा रहा है। उसकी मेधा, उसकी प्रज्ञा बहुत हाई लेवल्स की होगी, यानी वो पढ़ने में आउटस्टैंडिंग होगा, उसका रिटेंशन रिप्रोडक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद समझ लेना और उसको समझा देना दूसरे को, वो अति उत्तम होगा। और फिर पंचम भाव से आता है संतान। उसे संतान से मिलने वाला सुख काफी अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगर वो 4 डिविजनल चार्ट्स के अंदर वो रिपीट करता है, तो ऐसे ग्रह को हम कहते हैं गोपुर। सपोजिंग अगर किसी व्यक्ति का 10th भाव का स्वामी गोपुर हो जाए, तो उसकी एंट्री सरकारी विभागों में क्लास 1 ऑफिसर के रूप में होगी। अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो वो रणजी से शुरू करेगा, रणजी रणजी के मैचेस खेलेगा, और अंडर 16 में भी वो इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसका 10th भाव का स्वामी गोपुर है। अगर वो फिल्मों में जाएगा तो उसे अच्छे कैरेक्टर रोल्स मिलेंगे। अगर वो डायरेक्शंस करेगा तो उसकी 70% से ऊपर मूवीज
काफी प्रेसफुल मानी जाएंगी। उसके काम का एक इवैल्यूएशन बड़े हाई लेवल का होगा। और अगर ग्रह 5 डिविजनल चार्ट्स के अंदर स्वराशि अथवा उच्च की राशि में बैठा हो, ऐसे में ग्रह को कहते हैं सिंहासन। यहां पे श्री अमिताभ बच्चन जी के हॉरोस्कोप में उनका शुक्र, जो फिल्म वर्ल्ड का प्लेनेट है और साथ में भाग्य भाव का स्वामी है, नवमांशपति है, उसमें शुक्र वृषभ राशि के अंदर 5 डिविजनल चार्ट्स में इवॉल्व करता है। एक रेगुलर लाइफ से ये व्यक्ति निकले थे। कलकत्ता के अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल वगैरह में सेल्स में काम करते थे। 7 फिल्मों में वो स्ट्रगल करते रहे। काम तो सराहा गया, बॉम्बे टू गोवा भी में भी उनका काम सराहा गया, उनका काम सराहा गया, आनंद में भी उनका काम बहुत सराहा गया। लेकिन आनंद पिक्चर की सक्सेस को उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को उसका ताज पहनाया गया। लेकिन आप देखिए, 8वीं मूवी जंजीर आई 1971 में, शनि की महादशा की बिगनिंग में, जो उनका लगन का स्वामी है, और सुपर डुपर हिट रही और रातों रात उनको आइकॉनिक बना दिया। 1975 में दीवार आई, शोले आई, 1973 में आई थी आपके जंजीर, 71 73 73 में, 71 में शूटिंग शुरू हुई थी, और 75 में जो आई है वो शोले और दीवार आई, दोनों ही सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद से देवर लुकिंग बैक अंटिल दी दशा ऑफ मरकरी, बुध की महादशा में आके उनको एक फॉल, एबीसीएल के फॉल की वजह से उनको अनुभव हुआ। वो तो हम देखेंगे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टीचिंग इन कुंडलियों को, सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप को, जिनका की जीवन पूरा रडार पे है, पब्लिक रडार पे है, और कोई बात छिपी नहीं हो सकती अचीवमेंट्स को लेकर अथवा फॉल को लेकर। उसकी डेट्स डॉक्यूमेंटेड होती हैं, चाहे वो गूगल में हो, विकिपीडिया में हो। क्योंकि पपराजीज जो हैं या फिल्म दुनिया के जो लोग हैं, जो फिल्म मैगजीन्स हैं, वो सब इस तरह के सेलिब्रिटी एक्टर्स को फॉलो करती हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिखती हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट हो जाती हैं। उनका ये शुक्र सिंहासन है और एक जगह उनका शुक्र उच्च का है। तो डॉक्टर बीवी रमन का कहना है कि चूंकि ऋषि पाराशर ने यह कहा है कि स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो, तो फिर ये बात कहां से आ गई कि सिर्फ उसी राशि में? बात तो यह है या तो वो स्वग्रही हो डिविजनल चार्ट में, या फिर वो उच्च का हो। तो ये उनका शुक्र पर्वत है, क्योंकि ये 6 बार रिपीट कर रहा है। और जब ग्रह पर्वत हो जाता है तो वो ग्रह आदमी को राजाओं की श्रेणी में लाके खड़ा करता है। और इसी वजह से अमिताभ बच्चन को बॉम्बे का, मुंबई या बॉलीवुड का बेताज बादशाह कहा जाता है। इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं, आइकॉनिक लीडर हैं अपने क्षेत्र के, और उनकी तमाम मूवीज उनकी जो है हिट हुई हैं, फिल्म फेयर के अवार्ड्स मिले हैं, पब्लिक के द्वारा प्रेज रहे हैं। आज हम अमिताभ बच्चन साहब की भी कुंडली आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि वो 26 जुलाई 1982 में क्या हो गया, 26 जुलाई 1982 को उनके साथ क्या हो गया। जिस समय इतनी सक्सेसफुल मूवी कुली की शूटिंग चल रही थी,
और वो सक्सेस के बेताज बादशाह थे, जो कि दशमांशा दिखाता है, जो कि राशि चार्ट दिखाता है, और जो कि उनका नवमांशा भी दिखाता है, लेकिन त्रिमशांशा नहीं दिखाता, वृषकांड नहीं दिखाता, कर्मफल का है। और 26 जुलाई 1982 को उनको क्लिनिकली डेड घोषित किया गया। बेंगलोर में कुली की शूटिंग के दौरान थोड़े मिस कैलकुलेशन हो जाने की वजह से पुनीत इस्सर को उनके मुंह पे घूंसा मारना था, लेकिन वो थोड़ा उनकी टाइमिंग्स उछलने की थोड़ी गलत हो गई, और बिना इंटेंशंस के पुनीत इस्सर का घूंसा उनके पेट पे लगा, जहां लिवर होता है। और स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने कूदना था मेज पर ही, कूदे वो मेज पर ही, क्योंकि पहले से वो मेज पे कूदने के लिए उछले थे। लेकिन क्या हुआ कि मेज का कोना उनके गट्स पे लगा और लिवर और गट्स फट गए और इंटरनल ब्लीडिंग हुई। जब उन्हें हॉस्पिटल में, नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाया गया, तो ही फॉर नियरली फॉर अबाउट एन आवर उनको क्लिनिकली डेड घोषित किया गया। फिर उनको 2000 आईयू का झटका भी दिया गया और वो बच गए। उसके बाद उनको मुंबई ले जाया गया, लास्ट में उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लेके आया गया, जहां मिसेस इंदिरा गांधी भी उनको देखने के लिए गई थी, और वो अपने फैंस की वजह से, प्रार्थनाओं की वजह से बच गए। तो हम ये भी आज देखेंगे कि उस 26 जुलाई 1982 को ऐसी क्या दशा थी, जो दशा एक आम आदमी नहीं निकाल सकता, कि ऐसी घटना भी हो सकती है कि एक आदमी मृत्यु के काल में पहुंच जाए। उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद जो है, मैं जैसे आपको बता रहा था कि ग्रहों के डेजिग्नेशन परिवर्तित हो जाते हैं डिविजनल चार्ट्स में। ग्रह अगर रिपीट करता है 7 बार डिविजनल चार्ट्स के अंदर, तो उसे कहा जाता है देवलोकम। ऐसा व्यक्ति देवताओं के लोक से आता है और देवताओं के लोक में जाता है, और ऐसा व्यक्ति देवताओं को जिस तरह की सुख सुविधाएं हैं, मृत्यु लोक के अंदर भी उसे वो सुख सुविधाएं मिलती है, वो समृद्धि मिलती है, वो इज्जत मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसका नाम जो है हिस्ट्री में चला जाएगा, जैसे रामधारी दिनकर साहब, जैसे मेहदी हसन साहब चले गए कब के, आज भी लोग उनकी गजलें सुनते हैं। लता मंगेशकर जी, खैर कुंडलियां आएंगी तो हम बात करेंगे उस पर भी। अगर वो 9 बार, अगर वो 8 बार रिपीट करता है तो उसे कहते हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने ही सबके भाग्य को के रचयिता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी का ही एक वाक्य है, गहनो कर्मणा गति। तुम्हारे कर्मों की गति बड़ी गहन है, तुम बदल सकते हो, लेकिन गहनो कर्मणा गति। कभी ये ना समझना कि उन कर्मों की गति से तुम ऊपर हो। तो उस ब्रह्मलोक से व्यक्ति आता है और उसी ब्रह्मलोक में विलीन होता है। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी, हाई स्कॉलर्स, सेलिब्रिटीज, उनकी हॉरोस्कोप्स में आपको ये योग मिलेगा। 8 बार रिपीट कर रहा होगा ग्रह स्वराशि में या उच्च की राशि में। अब ग्रह अगर 9 बार अगर वो रिपीट करता है तो उस ग्रह को कहते हैं ऐरावत। ऐरावत कौन है? ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र का वाहन है। ऐसा आदमी राजाओं की जिंदगी जीता है। और किस तरह का राजा? ये कोई छोटा राजा नहीं, देवताओं के राजा इंद्र। और अगर 10 बार अगर वो रिपीट करता है तो उसे कहते हैं श्रीधाम। श्रीधाम विष्णु जी का धाम है, जो कि भाग्य के
जो प्रिजर्वर माने जाते हैं, संसार के संरक्षक माने जाते हैं। ऐसा आदमी स्वयं तो जीवन के अंदर काफी ऊपर उठता ही है, बहुत लोगों की जिंदगी को उठाता है। ऐसा आदमी पारस पत्थर होता है, और ऐसा आदमी जीवन के अंदर सभी सुख सुविधाओं को भोगता हुआ समाधि की स्थिति में चला जाता है। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हॉरोस्कोप में जुपिटर, राधाकृष्णन जी हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी के टीचर थे। वेदांत पे उनकी फिलॉसफीज हैं, ट्रीटीज हैं। उन्होंने उपनिषद पे ट्रीटीज लिखी हैं। जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, दर्शन शास्त्र के, उनकी प्रिस्क्राइब बुक्स में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं। उनका गुरु ब्रह्मलोक का था, यानी कि 8 टाइम उनके डिविजनल चार्ट्स में रिपीट करता था। हाईली स्कॉलरली, भारत के दूसरे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने, और हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट। सब कुंडलियां हम देखेंगे तो आपको चीजों के बारे में ज्यादा अच्छी समझ हो जाएगी। अब मैं आपके सामने कुंडलियां लेके आता हूँ, तो जिससे आपको पता चलेगा। ये कुंडली जो मैं लेके आ रहा हूँ, ये एक उड़ीसा की मेरी एक क्लाइंट है, उनका, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। उड़ीसा की मेरी क्लाइंट है, बहुत मतलब मल्टीनेशनल में काफी बड़े लेवल पे वो काम करती हैं। भुवनेश्वर उनका बर्थ प्लेस है। उनके साथ में एक बहुत सुखद घटना हुई पहले। उन्होंने कंसीव किया। प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन बड़े प्यारे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। आपको दशाओं से भी मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनके पति को, या तो वो अंडर द प्रेशर ऑफ हिज पेरेंट्स, या शनि जैसे ग्रह की दशा में, वो एक, शनि थोड़ा सस्पिशन के प्लैनेट होते हैं, वो एक सस्पिशन की स्थिति में आ गए। और उसके बाद जब उनको पता चला कि बच्चा हुआ है, तो बच्चे को देखने वो अस्पताल में पहली बार गए। उसके बाद वो वापस चले गए, और कुछ समय के बाद फिर एडवोकेट का नोटिस आ गया कि वो सेपरेट होना चाहते हैं। तो सेपरेशन हुआ। फिर उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दी। अब यहाँ पे जो विरोधाभास जीवन के अंदर आया है, वो एक, हम क्या बोलते हैं, किसी के घर में विवाह हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ये मांगलिक कार्य है। किसी के घर में बच्चे का जन्म हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, एक मांगलिक कार्य हो रहा है। और अगर किसी का डाइवोर्स और सेपरेशन उस चीज से लिंक होते हुए हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये तो बड़ी दुखद घटना हो गई, और बड़ी विरोधाभासी घटना हो गई। तो मैं आपके सामने मैं हॉरोस्कोप लाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा।
हाँ जी, मुझे बताइएगा आप लोगों को अगर दिख रही है हॉरोस्कोप तो। आप जी। लोग जी, ठीक है। तो ये आप लोग उतार लीजिएगा। वैसे आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। बर्थ प्लेस है भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18 अप्रैल 2021 में इन दशाओं के अंदर चंद्र में, बुध में, गुरु में, शनि में, शुक्र में बच्चे का जन्म हुआ। आप कुंडली को पहले अच्छी तरह देख ले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 18 अप्रैल 2021 में जो दशा चल रही थी, चंद्रमा की महादशा, जो कि चंद्रमा D1 चार्ट का 9th लॉर्ड है, यानी नवम भाव का स्वामी है, गज केसरी योग बनाता है। गुरु और चंद्रमा साथ हैं द्वितीय भाव में, वक्री गुरु के साथ, और गुरु स्वग्रही हैं। एक गज केसरी योग बनता है और गुरु इसमें पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया था, साधारणम विशिष्टम च ग्रहाणाम द्विधम फलम, ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थितिम वशेन च, यानी कि जो स्थान स्थिति उसके वश में है। तो चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा के वश में क्या है कि चंद्रमा नवम भाव का D1 का लॉर्ड है। द्वितीय भाव में गुरु के साथ बैठा है, जो कि वक्री हैं लेकिन स्वग्रही हैं, और पंचमेश हैं। पंचम भाव से संतान आती है। वृश्चिक लगन की कुंडली है और धनु राशि की कुंडली है। तो महादशा के लॉर्ड ने उस फाइल पे साइन किया कि यहां बच्चा होना चाहिए। उसके बाद आया बुध अंतर में। बुध इसमें अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं, किंतु उनकी जो प्लेसमेंट है वो बुध की प्लेसमेंट नवम भाव के अंदर है। भावात भावम न्याय के अनुसार पंचम से पंचम है। भावात भावम न्याय एक ऐसा नियम है जो ये कहता है कि लगन से जो भाव जितनी दूर है उतना ही उससे आगे काउंट कर लिया जाए। तो जो भाव आएगा वो पिछले भाव को न्याय देगा या उसको माइक्रो लेवल्स पे एक्सप्लेन करेगा। लगन से पंचम है ये भाव, पंचम भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस पंचम भाव से आगे 5 चलें आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी नवम भाव आ गए। तो भावात भावम न्याय के अनुसार पंचम भाव से जो चीजें आएंगी उन्हीं बातों को नवम भाव का स्वामी भी बताएगा। नवम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो भी उसके वश में है। नवम भाव और पंचम भाव, यानी कहने का मतलब है शुक्र के साथ बैठा है, डिस्पोजिटर चंद्रमा है, तो बेबी गर्ल पैदा हुई, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। अब जो बुध हैं 9th हाउस में D1 में बैठे हैं, और बुध यहाँ पे नवम भाव के स्वामी हैं नवमांश के अंदर, और छठे भाव के स्वामी हैं। अब आते हैं हम सप्तांशा में। चंद्र में, बुध में फिर आया है गुरु, गुरु का प्रत्यंतर, जो कि गुरु गजकेसरी योग बनाते हैं
D1 के अंदर स्वराशिस्त बैठे हैं और यही गुरु नवमांशा में जाके उच्च के हो जाते हैं, सप्तम भाव पे शुक्र के साथ बैठे हैं, जिस शुक्र और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है। यानी शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठे हैं। पावरफुल योग है पंचम का और सप्तम भाव का, और गुरु यहां उच्च के हैं। और गुरु सप्तांशा के कारक ग्रह माने जाते हैं, संतान के कारक। छठे में बैठे हैं लेकिन स्वराशिस्त हैं, अपनी ही राशि के हैं। बुध का डिस्पोजिटर पंचम भाव में बैठा है मंगल, और जो सप्तमेश है शुक्र, वो चतुर्थ भाव में है चंद्र के साथ, शनि के साथ। यानी चंद्रमा भी आ गया, शनि भी आ गया सूक्ष्म अंतर में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम 18 अप्रैल की हम दशा देख रहे हैं, उसमें चंद्रमा बुध गुरु में शनि आए हुए हैं। शनि D1 चार्ट के अंदर उच्च के हैं, D2 चार्ट के नवांशपति हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव पे बैठे हैं। क्या हम इस बात को समझ पाएंगे, सेपरेशन कराएंगे? संतान प्राप्ति को तो हम समझ सकते हैं कि गुरु यहाँ आ गए हैं प्रत्यंतर में, और गुरु संतान के कारक हैं, और नवमांशा में शुक्र के साथ बैठे हैं जो राशि परिवर्तन में है पंचम भाव का स्वामी होकर, और गुरु के डिस्पोजिटर के साथ में उसका राशि परिवर्तन है, यानी गुरु के राशिनाथ के साथ उसका राशि परिवर्तन है। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि यह दशा संतान देने में कैपेबल है। नवमांश के अंदर बुध जो है 11th हाउस के हैं, गेम के हाउस के हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, गेन के हाउस में बैठे हैं। प्राण अंतर में आए हैं शुक्र। प्राण अंतर डिस्प्यूटेबल हो सकता है, तो प्राण अंतर तक ना लें, सूक्ष्म अंतर तक लीजिए इसको। अब सप्तांशा में भी आपने देखा कि जो गुरु हैं वो स्वराशस्थ होके छठे भाव के हैं, और ये नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को और सूर्य को देख रहे हैं, जो कि सूर्य लाभ भाव के स्वामी हैं। यानी संतान के होने की तरफ तो कोई डाउट नहीं क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या ये पता चलता है? इसमें आप ये देखिए कि जो शनि है वो लॉर्ड ऑफ नवमांशा है, शनि है लॉर्ड ऑफ नवमांशा। और एक मिनट, बैटरी लो हो गई। यानी कहने का मतलब है जो हमारे जो शनि है इसमें, वो शनि न केवल वो इसमें जो गुरु हैं वो तो खैर कारक भी हैं सप्तांशा के, और गुरु पंचमेश भी हैं, द्वितीय भाव में D1 में बैठे हैं, नवमांश के अंदर गुरु उच्च के हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, और शुक्र के साथ बैठे हैं जो कि नवमांश के अनुसार योगाकारी हैं, और चंद्रमा के साथ उनका राशि परिवर्तन भी है। शनि जो है वो नवमांशा के लॉर्ड हैं, यानी कि नवमांशपति हैं, और नवमांशा में सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं, रेट्रोगेट हैं, और पंचम भाव के लॉर्ड हैं सप्तांशा के, यानी जो कि सूक्ष्म अंतर के अंदर आए हैं। और अगर प्राण अंतर को अगर आप सही माने कि हॉरोस्कोप का टाइमिंग सही है, तो आप ये कह सकते हैं कि शुक्र जो है सप्तांश लगन के स्वामी हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो सूक्ष्म अंतर तक अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। हाँ जी। अब आप लोगों को
थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिना पार्टिसिपेशन के ज्योतिष में चीजों को समझना सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करें। अनम्यूट करके आप बोलें। बच्चे के जन्म की दशा, पति के सेपरेशन की दशा और सब्सिक्वेंटली पति के द्वारा डाइवोर्स सीकिंग की दशा कैसे बन गई? आप में से कोई कुछ बोले। अखिल साहब। सर मैं भी देख रहा था, सब बोलूंगा थोड़ी देर में सर। अमरदास ज्योति जी। सर इसमें कोई बात नहीं, कुछ भी इसमें बोलिए। तो सर जो उसका बच्चा हुआ था उसका हेल्थ कंडीशन कैसे थे सर? ठीक अच्छा नहीं था, थे? अच्छा अच्छा था, था। अच्छा था। डिलीवरी थोड़ा ट्रबलसम थी, डिलीवरी ट्रबलसम थी। उसमें एक्चुअली डिलेड डिलीवरी हुई। मतलब जो लेबर पेन था वो करीब करीब 7 दिन से ऊपर रहा। वो तकलीफ हुई, लेकिन सिजेरियन नहीं। तो बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। ओके और तकलीफ जरूर हुई उनको काफी। तो और उसमें डिलेड डिलीवरी हुई। ओके। गीता लाल जी, आप अनम्यूट करके आप बोलिए। हमारे साथ में तो दिग्गज दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स भी यहाँ पे जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि वो पार्टिसिपेट करें इसमें। तभी आपको मेरी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में मजा आने वाला है। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप अपने आप को छात्र मान के अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि आपने कोई भी बात गलत कही या सही कही। क्योंकि एक छात्र को पूरा अधिकार है, वो दोनों तरह की बातें बोल सकता है। एक छात्र का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। एक छात्र को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि आई शुड बी राइट। अगर एक छात्र इज ऑलवेज राइट, तो फिर उसे आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? राकेश जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ, बहुत आशीर्वाद। मुझे मुझे जो समझ में आ रहा है कि चंद्रमा नवमेश है और अपनी राशि से छठे स्थान में गया है और वो दूसरा स्थान मारक स्थान है। राकेश जी, आपने एक बात बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि इसमें जो ग्रहों की जो स्ट्रेंथ होती है वो राशि से देखी जाती है। उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि से देखी जाती है। थोड़ा आपने यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृषभ। वृषभ से चंद्रमा अष्टम भाव में है। जी। नंबर 1। नंबर 2, राहु जनित राशि का डिस्पोजिटर होता हुआ, वो मूल त्रिकोण राशि में उसकी राहु बैठे हैं, जो कि सेपरेटिस्ट हैं पति के भाव में। और उससे वो थर्डाष्टक होके बैठा है और वक्री गुरु के साथ बैठा है। और आपने ठीक कहा कि गुरु मार्केश भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा मैम। हमारे वहाँ अच्छा। एसओपी यही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑलराइट, आई पुट ऑन द वीडियो सर। हाँ। सर ये जो इस सूर्य के साथ मून इज कंजंक्ट विद सूर्य इन द नवमांश आल्सो इन द 5th हाउस बीइंग द 8th लॉर्ड। गीता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हिंदी में बताइए सबको। अच्छा, 8th लॉर्ड होके सूर्य मून के साथ कंजंक्ट है नवांश में। 8th लॉर्ड कहाँ है सूर्य? इन द नवांश कुंडली सर। हाँ, नवांश कुंडली में 8th लॉर्ड है, ठीक है। एक लॉर्ड है और राशि चार्ट में भी इट इज द
8th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य। जी ठीक है, लेकिन तो जो उनका क्या मतलब हुआ? वो तो जो सूर्य हैं वो तो दशमेश हैं, दसम भाव के स्वामी हैं जीवन चार्ट में। हाँ जी, दशम भाव के तो स्वामी है, बट मून जो महादशा नाथ है उसको तो अफेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, Each अष्टमेश lord has a own- हाँ जी। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। और देखिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। सर देखिए सर, इसमें जो मैं बोलना चाह रहा था, बोलिए। देखिए चंद्रमा की जो इनकी जो दशा चली, तो एक तो ये मान के चलिए चंद्रमा जो है 9th हाउस का मालिक है और वो अपने से छठे में गया हुआ है, जो कि एक मारक भाव में बैठा हुआ है। तो चलिए ये नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि मरकरी और सैटर्न का, हम जैसे मरकरी इसकी प्रत्यंतर दशा है और सैटर्न इसकी जो है क्या कहते हैं, इसको सूक्ष्म दशा लिया आपने। तो मरकरी देखिए अष्टमेश है और दूसरा जो शनि है वो तृतीयेश है। तो अष्टमेश, अष्टम भाव से अष्टम भाव आपका थर्ड हाउस हो गया। तो इसमें ये ज्यादा जो है हानिकारक हो गया जाकर के क्या कहते हैं, मरकरी में सैटर्न का जो है सूक्ष्म अंतर, प्रत्यंतर में शनि की दसम दृष्टि भी है मरकरी पे। और एक तो इस तरह से देखा मैंने कि जो दशा क्यों चली, तो इसमें ये थोड़ा मतलब ये आप ये मान के चलिए कि सेपरेशन का या अपने हस्बैंड या वाइफ के रिलेशन का देखिए थोड़ा सा जो है डिस्प्यूट का संभावना तो बनती ही थी, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा हुआ 7th हाउस में, तो कुछ ना कुछ जो सेपरेशन क्रिएट करेगा ही करिएगा। और फिर उसमें जाकर के आपका इसमें अष्टमेश ने ज्यादा रोल प्ले कर दिया और तृतीयेश ने। तो जब ये दशा आई तो ये बीमारी की भी हो सकती थी और ये जाकर के जो है आपकी हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गई जाकर के। तो कुछ ना कुछ इसमें अरिष्ट होने की संभावना दिखती थी। तो ये अष्टमेश और तृतीयेश से मैंने लगाया। हालांकि चंद्रमा की जो दशा चली वो को इतना काउंट नहीं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है चंद्रमा की दशा में उसने चाइल्ड बर्थ तो दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जाकर के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा सा डिस्प्यूट का जो क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो सेपरेशन की स्थिति थी उसको उसने और जाकर के प्रभावकारी बना दिया, अष्टमेश और तृतीयेश के स्वामी ने। इसमें सर बोलूंगा अखिल साहब, मैं एक बात और इसमें ऐड करूंगा। अगर आप देखें तो मकर, इसमें वृश्चिक लगन के अंदर शनि को पावरफुल फंक्शनल मेलेफिक माना जाता है। फंक्शनल मेलेफिक क्योंकि वो त्रिषडाएश है। त्रिषडाएश होकर उसकी अपनी स्वयं की स्थिति उच्च की जरूर है, किंतु वो द्वादश भाव में बैठा है और लगन का स्वामी भी द्वादश में बैठा है। और ये शनि जो है दशानाथ, अंतर्दशानाथ पर दृष्टि दे रहा है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे भी है, तृतीय दृष्टि, तो साथ में जो अंतर्दशानाथ है उस पे भी और 9th हाउस पे भी उसकी दृष्टि पड़ती है, दसम। और वो छठे भाव पे भी उसकी दृष्टि पड़ती है। जो दृष्टि जो है 7th दृष्टि पड़ती है, जो कि छठे को भी एक्टिव कर रहा है। और छठा जो एक्टिव हो रहा है, छठा भाव, वो द्वादश के साथ में मिलकर एक्टिव हो रहा है। तो लगन के स्वामी का द्वादश में आ जाना और उसका छठे भाव का एक्टिवेशन होना, महादशा अंतरदशा नाथ पे शनि की दृष्टि होना, ये D1 चार्ट की खराबियां हैं। सूर्य जो स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ का प्लैनेट माने जाते हैं, वो स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ के, जिंदगी की हर चीज में सूर्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है। न केवल गुड हेल्थ, लॉन्जिविटी, साथ में सूर्य जो है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, स्टेबिलिटी ऑफ उसूल, प्रिंसिपल्स, इन सबके प्लैनेट माने जाते हैं। इस सूर्य का अष्टम भाव में बैठ जाना इस सूर्य को एक पीड़ा देता है। दसम भाव को नहीं दे रहा पीड़ा, क्यों? क्योंकि दसम भाव से तो वो एकादश है। तो लेडी इज वर्किंग एट वेरी सीनियर लेवल इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में लेडी साउथ इंडिया में कहीं पे, सब बातें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन साउथ इंडिया में कहीं पे वो एक बहुत बड़ी एमएनसी के अंदर वो एक सीनियर लेवल पे काम कर रही है। उसकी तनख्वाह भी कोई 80 लाख रुपए साल की है।
90 लाख रुपया साल की है, क्योंकि जो 10वें भाव का स्वामी है वो अपने से एकादश गया हुआ है अष्टम भाव में, और नवमांशा के अंदर वही सूर्य 5म भाव में आ जाता है, यानी नवमांश में उसकी पोजीशन अच्छी होती है। लेकिन एक मैं आपको क्लू देना चाहता हूं, जब भी याद रखिएगा हस्बैंड वाइफ के सेपरेशन या डाइवोर्स की घटना आपके सामने अगर आती है और प्रश्न आता है, इस घटना को आपने D1, D9 और D3 से देखना है, क्योंकि D3 जो है वो हमारा कर्म फल है, मतलब किस तरह के हमें कर्म मिलेंगे, किस तरह के कर्मों से हमें गुजरना है, ये आपको D3 बताता है, कर्म फल। और D3 ही खरेश को भी बताता है, और खर भाव पे बैठा हुआ सूर्य भी है, और खरेश शनि है। यानी कहने का मतलब है शनि का बहुत मेजर रोल, और शनि सस्पिशन के प्लैनेट माने जाते हैं, और शनि मैराइटल ब्लिस हम 9th हाउस से देखते हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए उच्च के शनि 10वीं दृष्टि से 9th हाउस को देख रहे हैं, तो वो सस्पिशन की स्थितियों को पैदा करेंगे। मैं सारा बताऊं उसके पहले रत्ना जी ने हाथ खड़ा किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रत्ना जी आप आइए और आप बताइए क्या बोलना चाहती हैं। मेरा भी यही पॉइंट था, लगन कुंडली से ही मैंने देखा कि ये लग्नेश जो है वो 12वें गया, और 6ठा भाव जो डाइवोर्स का मतलब सप्तम का 12वां भाव जो है वो भी लग्नेश ही का भाव है। तो वहां से भी मंगल पति का भी कारक होता है, तो इसलिए वहां पे डाइवोर्स की स्थिति यहाँ से मुझे दिखी। ठीक बात है। और ये जो मैंने आपको दोनों बताया, क्योंकि महादशा अंतरदशा क्यों इस तरह का बिहेव करी है, क्योंकि ये लग्नेश के साथ बैठा हुआ जो शनि है उच्च का जरूर है, लेकिन उसकी तीसरी रेट्रोग्रेड है, वक्री है, और वक्री ग्रह बहुत ही डिविएंट थिंकिंग वाले माने जाते हैं। वो उनकी जो सोच होती है वो सोच बहुत पेचीदी होती है, जलेबी की तरह होती है, और वो शनि इस चंद्रमा पे भी दृष्टि रख रहे हैं और बुध पे भी दृष्टि रख रहे हैं, जो कि महादशा अंतरदशा के स्वामी है। लेकिन इसका निर्धारण आपको करना है नवमांशा चार्ट से। इसके लिए आपको D3 चार्ट में ये भी देखना होगा कि D3 चार्ट का खरेश 22वें देशकांड का स्वामी कौन है। सर, और D3 चार्ट में मंगल की अष्टमेश होता है। सूक्ष्म दशा भी थी मई में, जब इनका बच्चा बेबी हुआ है 18 अप्रैल को, और 30 मई को सूक्ष्म दशा आई मार्स की, तो वो डाइवोर्स का कारण भी बना उसके बाद देरी से। ये देखेंगे क्या? नहीं, ये तो देखिए आपको ना पहले ये समझना होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये 3 कंपोनेंट सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये तो जो सूक्ष्म अंतर है ना, सूक्ष्म अंतर तो ग्रह के एक स्वभाव को बयान करता है कि वो स्वभाव में कड़वाहट है या उसके अंदर में मिठास है। अब इसमें एक मिठास भी है क्योंकि वो नवमांशपति है, लेकिन उसके अंदर एक कड़वाहट भी है क्योंकि वो नवमांशा के अंदर द्वितीय भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव पे बैठा है, रेट्रोग्रेड होके बैठा है, जो कि शनि स्क्वीजिंग के, सस्पेंशन के, सेपरेशन के प्लैनेट माने जाते हैं। मगर गुरु जी, ये जो वीनस है वो कारक है शादी का, और उसके घर में सारे सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। D1 में 7th हाउस में वीनस के साइन में राहु बैठा है, तुला साइन में शनि और मंगल बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी वीनस के घर में सूर्य बैठा है, और तुला साइन में, मतलब बेसिकली जो वीनस है एज अ कारक वो बिगड़ गया है, बिकॉज सारे सेपरेटिव प्लैनेट्स उसके साइंस में आ गए। जी अगर गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। D9 में सप्तम भाव में उच्च का गुरु और साथ में शुक्र, और ये शुक्र क्या वर्गोत्तम पुष्कर नवमांश में है क्या? नहीं, वो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, जब तक मैं पढ़ाऊंगा जो चीज नहीं, उस पे राकेश दुबे जी मैं बात नहीं करूंगा। पहले मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि सारे स्टूडेंट, अभी तक हमारी क्लास में 30 लोगों ने ज्वाइन किया है, जितने लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं उनको जब तक मैं ये समझा नहीं दूंगा
तब तक मैं इस बात पे डिस्कशन नहीं करूंगा का नौमांशा की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पहले ये पकड़ना चाहिए कि जो मकर का नौमांशा है उसमें गुरु कौन है, गुरु का डेजिग्नेशन क्या है। इसमें क्या कहते हैं, लग्न व 3 और 12, इसमें क्या बोलते 3 हैं, और 12 का स्वामी है गुरु, 3 और 12 का स्वामी है तो हाँ, अशुभ तो है। लग्न व द्वितीयेषु परेशान साहचर्यत स्थानांतरानुग्नियेन भवतो फलदायको। लग्न से द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वयं के कोई फल नहीं है, वो अपनी इतर राशि के फल देगा। और ये त्रिषडाई की राशि है। इसमें कहते हैं पति है त्रिषडाया नाम यदा पाप पाप फलप्रदा। इसने हमेशा पापी फल को देना है। तो द्वादश होकर भी ये गुरु चाहे उच्चता हो गया, लेकिन इसने पापी फल को क्रिएट करना है। और ये प्रत्यंतर दशा के अंदर आ गया। जो प्रत्यंतर दशा देखी जाती है उसका एस्पेक्टोरियल इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है। महादशा का इफेक्ट देखा जाता है, इफेक्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ आवास। अंतर्दशा का इफेक्ट देखा जाता है प्लेसमेंट का, और प्रत्यंतर दशा का प्राइमरली देखा जाता है एस्पेक्टोरियल, वो कहाँ एस्पेक्ट दे रहा है। तो गुरु का एस्पेक्ट जो है वो नीच का एस्पेक्ट पड़ रहा है लगन के ऊपर। और आप ये देखिए कि वो द्वादशेष भी है, द्वादशेष होके वो फंक्शनल मेलिफिक हो जाता है। और इसके अलावा वो उच्च का है तो उसको ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासुच, उच्च का हो गया रेट्रोग्रेड होके उसका वीर्य बाहुबल बढ़ गया तो वो ज्यादा बड़ा इफेक्ट देने में काबिल हो गया। इफेक्ट ग्रह किसको देगा, अपने साथ के युति के ग्रह को, यानी कि शुक्र को दे रहा है जो उसका शत्रु है, जैसे वो शत्रु मानता है। उसका डिस्पोजिटर उच्च का जरूर है, लेकिन अष्टमेश सूर्य के साथ बैठा है। और राशि परिवर्तन में है चंद्र और शुक्र। लेकिन चंद्र और शुक्र का राशि परिवर्तन क्यों अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र के दो शत्रु हैं, सूर्य और चंद्र। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता। आपको मालूम है चंद्रमा के 4 ग्रहों के साथ वो न्यूट्रल होते हैं, किंतु शुक्र के 2 शत्रु होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो यानी कहने का मतलब है कि इस शुक्र की चंद्रमा की राशि परिवर्तन की स्थिति में शुक्र का विचरण पंचम पे भी है और सप्तम पे भी है, चंद्र का विचरण पंचम पे भी है, सप्तम पे भी है। और ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा की स्थिति शुक्र के साथ में आने की वजह से कमजोर पड़ गई है। और इसी वजह से इसने किस वजह से इसने किया है, रीजन है शक का बीज डाला है पति के मन में। क्या शक डाला है कि वो बच्चा उसका नहीं है, जबकि आज की डेट में बच्चा अब बड़ा हो चुका है, बच्चा पिता के शक्ल का ठप्पा है। मतलब जैसे पिता की शक्ल है वैसी शक्ल बच्चे की है। 2 साल में तो बच्चे का रूप रंग सब समझ में आ जाता है, शक्ल किस पे जा रही है वो समझ में आ जाती है, रंग किस पे जा रहा है वो सब समझ में आ जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब है चंद्रमा ने यहाँ पे भी एक डैमेज किया तो गुरु ने भी डैमेज किया। और ये गुरु द्वादशेश होकर और तृतीयेश होकर, तृतीय भाव जो है वो हमारे झगड़े फसाद का है और द्वादश भाव हमारे लॉसेस का है। हाँ रत्ना जी आप कुछ कह रही थी, या गीता जी आप कुछ कहना चाहती? नहीं सर, मेरा तो थोड़ा सा छोटा सा ही पॉइंट था सर। दशा हमारी मून की चल रही थी और नमिता उसके जी हम अंतर्गत कोई नमिता जी हम प्रश्न नहीं लेते अगर आपका वीडियो ऑफ होता है। ये हमारा एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एस्ट्रो ओके सर, पाठशाला का। जी सॉरी सर। बोलिए सर बोलिए। मून की महादशा थी और मरकरी की अंतर्दशा थी, जो कि अपन से 6 बैठा हुआ है। मून और मरकरी के बीच का जो हाउस डिफरेंस है वो 6 है। तो हम 6 इस and 8 दशा को 6 and 8 षडाष्टक है, हाँ षडाष्टक है। और सर फिर मरकरी में प्रत्यंतर चल रहा था जुपिटर का, वो भी षडाष्टक हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर मरकरी और मून
जब भी साथ में आते हैं तो हमेशा ही कोई मेंटल स्ट्रेस की सिचुएशन भी बनती है, मरकरी में मून या मून में मरकरी की अंतर्दशा है या जो भी है प्रत्यंतर आए सर आपस में। तो एक तो आप- मुझे ये पॉइंट लगा मैं आपने कि बहुत ये सही है। बोला। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कहाँ है वो ताली बजाने वाला, इसमें दिख नहीं रहा है। आपको तो ताली मिलनी चाहिए इस पे, थैंक यू सर। नहीं मिल रहा है वैसे। कोई बात नहीं, चलो कोई बात। आपने बहुत अच्छा बोला, एक्सेलेंट। और आगे बोलिए। और सर हम ये देखते हैं कि मून मून ने अपनी दशा में बच्चा दिया, वो तो सही है क्योंकि मून का जो हाउस है वो भाग्य हाउस में मून की राशि पड़ी हुई है, तो मून ने बच्चा दिया और मून जो है बच्चे का कारक है। लेकिन मरकरी जो है वीनस से कंजक्ट है, कंजंक्ट तो है। वीनस, हाँ हम्म, और वीनस जो है वो 7th का लॉर्ड भी है। तो सर वीनस और मरकरी की जब वो आई कंजंक्शन है यहाँ पर, सर मैं भूल गई मैं क्या कहना चाहती। हाँ सर सॉरी, पहले ये देखते हैं कि मून और जुपिटर पे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है हम्म, जो कि ठीक नहीं, हम्म, और और दूसरी दृष्टि मरकरी और वीनस पे पड़ रही है हम्म, सैटर्न की, कि हम्म, ठीक नहीं। हम्म, तो सर इन पर ये देखेंगे हम 7th का लॉर्ड जो है मरकरी से मतलब वो है कंजंक्ट है। हम्म, तो सर और मरकरी जो है वो अष्टमेश है और 11th का लॉर्ड है। तो सर करेक्ट। मरकरी जो इस हॉरोस्कोप के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देगा, ये मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा। बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट। सर एक चीज और मेरे दिमाग में आई है हाँ जी, कि सर ये चंद्रमा की जो महादशा स्टार्ट हुई है ये एक्चुअली में बाधकेश भी है, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, क्या बात है। तो इसलिए जो है चंद्रमा हम लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गज केसरी योग भी बना रहा है, सेकंड हाउस में भी बैठा है, तो हाँ, ये एक्चुअली में बाधकेश भी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रोल प्ले होना ही अखिल था, साहब ब्लेमिश। इसमें, अखिल साहब एक सेंटेंस में और इसमें आपको जोड़ के बताता हूँ। मैंने जी आप लोगों को पीछे कभी कोर्सेज में समझाया था कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं वो अतिशयोक्ति वाले होते हैं, एब्रेसिव होते हैं, लीक से हटके होते हैं, बहुत ट्विस्टेड होते हैं, और उनका जो फल होता है, जैसे कहने का मतलब गुरु सात्विकता के प्लैनेट हैं लेकिन रेट्रोग्रेड होकर वो तामसिक हो जाते हैं। अब ये जो गुरु है केतु ना, से मिल रहा है। रेट्रोग्रेड होने की वजह से गुरु ने उनको गजकेसरी योग तो बना के दिया, 90 लाख की सैलरी, 1 करोड़ की सैलरी पे लाके तो खड़ा कर दिया उस जातक को, किंतु वो फैमिली फैब्रिक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये मार्गी गुरु नहीं है। इसके अलावा आप एक बात देखें, जो शनि है वो दृष्टांत चार्ट के अष्टम भाव के स्वामी होकर खरेश हो गए हैं, और खरेश होके वो सूर्य के साथ बैठ गए हैं, और उसी खरेश खर भाव पे बैठे, यानी कि 22वें दृष्टांत के स्वामी 22वें दृष्टांत में दृष्टांत चार्ट के अंदर बैठे हैं, यानी वो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो सूर्य भी इसमें दूषित हो गए। जैसे गीता लाल जी ने बताया था कि सूर्य यहाँ अष्टमेश भी है नवमांश में, साथ में वो खरीश भी हैं, उनकी स्थिति खराब है। इसके अलावा शनि का आप देखिए, नवमांश के अंदर शनि रेट्रोगेट होके सेकंड हाउस में बैठे हैं, और डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस जो देखी जाती है पति पत्नी के बीच में, वहां पे मंगल और राहु बैठे हैं, जो कि मंगल स्वराशिस्त होने के बावजूद राहु और केतु एक्सेस में आके पीड़ित माने जाएंगे, और खरेश के द्वारा दृष्ट भी हैं, और 64वें नवमांश के पति भी हैं। 64वें नवमांश में मैं बाद में बात करूंगा जब बता दूंगा सबको, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि शनि से दृष्ट है। तो शनि से मंगल दृष्ट है, तीसरी दृष्टि है, शनि की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे भी है, और शनि की दृष्टि जो है बुध पे भी है, यहाँ पे भी, यानी इसका मतलब है शनि की दृष्टि D1 चार्ट में, D9 चार्ट में, दोनों में ही बुध पे पड़ती है। सर D3 चार्ट में से हम खाली यही देखेंगे कि खारेश है और वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि D3 चार्ट में ना 22वां दृष्टांत का जो स्वामी होता है वो हमारा, वो उसे हम उल्टा लेके जाते हैं, उसको हम D1 चार्ट में जाके समझते हैं कि जो खरेश होता है या 22वें दृष्टांत पति होते हैं, उनकी स्थिति अगर कमजोर होती है, उनकी स्थिति अगर
किसी भी ग्रह और किसी भी भाव पे बैठी हुई होती है तो वो कुछ ना कुछ उपद्रव करते हैं, क्योंकि 22वें दृष्टांत का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है वेदना का, रुदन का। वेदना और रुदन का उनका डिस्क्रिप्शन है, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ दुखद घटना को निकाल के देना है। अब एक बात देखिए कि जब स्त्री की संतान होती है और वो अपने लेबर पेन से इतनी तकलीफों से निकली है और हस्बैंड जो है उसके प्राइवेट नर्सिंग होम में, प्राइवेट वार्ड में आके ये बोले कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब सोचिए कि जो स्त्री खुश थी उसको एक बच्चा पैदा हो गया, तकलीफ का लेबर हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची तो सुंदर हुई है। बच्चे को तो वो प्यार करेगी, दूध पिलाएगी और खुशी मनाएगी। क्या खुशी मनाएगी अगर उसके पति ने बोल दिया बच्चा ही मेरा नहीं है? मैम मुझे लगता है कि जो राहु बैठा है 7th हाउस में शुक्र की राशि में, पति को एक बहाना चाहिए था अपनी पत्नी को वो करने का। एक्चुअली इसको प्रॉब्लम है, कुछ इसके हस्बैंड की प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। जी जी, और आप ठीक कह रहे हैं। इनके हस्बैंड का अफेयर पता चल गया है। जी सर। इनके हस्बैंड जो है वो अपनी ही एक कलीग के साथ शादी दूसरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में करने की सोच रहे हैं। हाँ लेकिन सर, जब ये उनको एक बहाना चाहिए था पति पे ब्लेम करने का, छोड़ने का। तो एक्चुअली प्रॉब्लम हस्बैंड की है। आप करती क्या हैं उसका आप नमिता गर्ग जी? आपका तो एक अच्छे जो मजे में जोशियों वाली बातें करने लगी। सर मैं यूट्यूब देखती रहती हूँ और समझती रहती हूँ। मेरे भी जी। चैनल को देखती हैं आप? हाँ सर, सीक्रेट्स ऑफ आपका चैनल, हाँ सर आपका देखा है। सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाय मनोज कुमार भंडारी, वो देखती हैं आप? सीक्रेट्स ऑफ सर एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए आप लोग को अप्रोच करा था अच्छा, सर नहीं मैंने। बहुत अच्छा आता है। सर जैसे इसमें जो पति का जो जी सर इसमें जो बताइए। पति का स्वामी है वीनस, हम्म, वो देखिए तीनों ही चार्टों में बड़ा पिटा है। बिल्कुल मतलब ठीक। लग्न वाले चार्ट में भी कर्क राशि में गया, हम्म नवमांश में भी कर्क राशि में, इवन जो D3 के भी जो चार्ट में कर्क राशि में गया। तो यहाँ पे जो पति का स्वामी है वो बहुत ही पिटा हुआ गया है। अब इसमें आप ऐसे देख लीजिए कि सिंपल सी लॉजिक हम लोग लगा लें, अगर ये पति से या रिलेशनशिप नहीं, अच्छी नहीं रही या डाइवोर्स हो गया। अखिल साहब, नमिता गर्ग ने जो बात बोली थी ना, वो उन्होंने हाँ सर। अपनी रत्नापुरी जी ने जी जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही है। पति के लिए हम मंगल को देखते हैं, मतलब क्या है कि शुक्र को हम विवाह के लिए देखते हैं, लेकिन अगर आपने पति के प्रारूप को देखना है, उसके व्यक्तित्व को देखना है, तो आपको जी फिर मंगल को देखना होता है। मंगल सर, वो इसमें बात एक आपकी बात और है सही है कि कि मंगल को, मंगल जी बहुत बात आपकी पीड़ित है। सही है। मंगल बहुत मंगल पीड़ित को हस्बैंड, सर यहाँ पे हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं हस्बैंड को। है। एक तो वाइफ हो गई, मतलब एक नॉर्मली उसमें हो गया कि हस्बैंड जो है नेचुरल कारक हो गया मंगल। हम्म लेकिन अगर हम जैसे कि लग्न कुंडली खुली हुई है तो लग्न ये लेडीज है, हम्म तो लेडीज की लग्न उदित हो रही है वृश्चिक लग्न, उसके हम्म ठीक 7th वाला जो हाउस है वो पति का हाउस है, यानी कि बिल्कुल उसके ठीक, स्पाउस का। तो बिल्कुल ठीक। उसका जो स्वामी है उस हिसाब ने भाव भावेश कारक को मैंने लगाया। तो हाँ यहाँ पे बिल्कुल आप ठीक। देखिए कि हाँ, तो यहाँ पे जो भाव है, भाव हम्म, वैसे पिटा जा करके क्योंकि राहु बैठा हुआ है। हाँ। भावेश हो गया वीनस। तो जो हम्म वीनस है वो तीनों मतलब ये इसी चार्ट में ही जो है क्या कहते हैं पीड़ित हो गया। और हम्म जो इसका विवाह का जो कारक हुआ जाकर के स्पाउस का जुपिटर, हम्म विवाह का कारक, वो हम्म जो है क्या कहते हैं जुपिटर आपका जो है ये यहाँ पे मारक भाव में बैठा जाकर के मार्केश होकर के। हम्म, और ये रेट्रो भी है, रेट्रो होकर के जो है ये केतु से मिल रहा है आकर के। तो हाँ। कहीं ना कहीं जुपिटर के अंदर जो शुभता थी 5th हाउस की, वो कहीं ना कहीं उसने रेट्रो होकर के लूज कर दी केतु के साथ मिलकर, राहु केतु की एक्सेस में आ गया। ये हम्म, वैसे भी जो है 66% जो पिटी गया था। और बिल्कुल। वैसे भी देखा जाए तीनों चार्ट में हमारा वीनस जो है कमजोर होके चला गया, शत्रु राशि में आ गया, लग्न हम्म वाले में भी, D9 वाले में भी, और जो है क्या कहते हैं D3 में भी। और हम्म जैसा कि अर्लियर जो मैडम ने बोला कि पति का वैसे तो नेचुरल जो कारक है सिग्निफिकेटर, वो तो हस्बैंड के लिए हम मार्स को ही लेंगे हम्म और वाइफ के लिए वीनस को लेते हैं। तो हम्म अगर मार्स को लेते हैं तो वो भी जो है क्या कहते हैं सस्टेज होकर के जो है क्या कहते हैं 12th में बैठा हुआ है, वो भी शनि के साथ बैठा हुआ है। तो एक हम्म उसने और ज्यादा जो है डेंट किया, जो कि मतलब ये पति का कारक यहाँ पे भी
12th हाउस में जाकर के पिट गया जाकर के। और बहुत नवमांश में देखें तो नवमांश में भी वो राहु की गिरफ्त में आ गया है, और D3 में फिर वो 12th और राशि में चला गया, वो भी नवमांश में वो राहु की गिरफ्त में भी आया है और साथ में शनि से दृष्ट भी है। दृष्ट भी है। और D3 में जो है ये नेचुरल जो है क्या कहते हैं सिग्निफिकेटर मार्स, ये D3 में भी 12th हाउस में चला गया, वो भी बुध की राशि में। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स अगर देखा जाए, मार्स को भी ले लें और हम लोग जो है क्या कहते हैं स्पाउस के लिए 7th हाउस का लॉर्ड ले लें, ये दोनों ही बुरी तरीके से पिटे और हैं। D3 के अंदर में द्वादशेश पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन है। इस वजह से क्या द्वादशेश हुआ कि ये द्वादशेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन होने की वजह से जो कर्म फल मिलेगा वो संतान से संबंधित हो जाएगा। जी, ठीक बात है। जब तक संतान नहीं हुई थी, हस्बैंड वाइफ पर लाइफ वॉज हॉन्की डोरी, मतलब 3-4 वर्ष जब तक संतान नहीं हुई, लाइफ वॉज हॉन्की डोरी मीन्स दोनों के दोनों जो है हनीमून भी मना के आए, घूमते फिरते थे, जाते आते थे, एक दूसरे को आई लव यू बोलते थे, लंच पैक होता था, ब्रेकफास्ट साथ करते थे, डिनर साथ करते थे, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाते थे, सब कुछ अच्छा था। घटना जो है दुर्घटना में बदल गई कि संतान होते ही ये दिमाग में आ गया इस शख्स के। और ये दिमाग में कैसे आया, ये सोचने वाली बात है कि कोई आदमी अपनी संतान को देख के ये कह दे कि संतान मेरी नहीं है। और आज जब संतान 2 वर्ष की हो गई है तो संतान उसकी ठप्पा निकल रही है। माँ तो जी बहुत सांवली है और पिता बहुत बुरा है और संतान बुरी है। पिता की जो है आईब्रोज जो है मिली हुई है, संतान की आईब्रोज मिली हुई है। पिता की तोताई नाक है और संतान की तोताई नाक है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल ठप्पा है अपने पिता की। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जो खारेश है D3 में, ये ज्यादा खराब हो जाएगा अगर लगन स्वामी का दुश्मन होगा तो? वैसे आपको ये आपका प्रश्न तो बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत रेलेवेंट है, लेकिन आपको पता है खरेश चाहे शुभ ग्रह भी होता है। मैं आपके सामने ना कुछ कुंडलियां ऐसी लाऊंगा जहाँ पे खरेश चंद्रमा थे। चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है और वो लगन के स्वामी, द्वितीय भाव के, या वो अभी मैं अपनी जो मेरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी उसमें मैंने वो एग्जाम्पल सबके सामने रखा था। चंद्रमा खरेश थे लेकिन उन्होंने इतनी तकलीफें दी लगन के स्वामी के दोस्त होने के बावजूद, को इतनी तकलीफें दी कि कॉन्जेनाइटल अस्थमा बना दिया। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ बच्चा एस्थमेटिक था। सो या खारेश फ्रेंड हो या दुश्मन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके रिजल्ट में? उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। खरेश ने हमेशा, क्योंकि D3 का जो चार्ट है उसे लोगों ने समझा बहुत कम है। लोग उसे बस हैप्पीनेस सिबलिंग के लिए ही देखते हैं। D3 का चार्ट तो हमारा कर्म फल है, उसी से पता चलता है कि आपका कर्म फल कैसा रहेगा। हर भाव की स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। आप एक बात देखिए, अगर D3 अगर आप देख लें तो आपको ये लगेगा कि D3 में सप्तमेश चाहे स्वराशस्त है लेकिन अष्टम भाव में है, खरेश है, सूर्य के साथ है, अपने शत्रु के साथ है, अर्धपाप कर्तरी केतु के साथ है, और ये एक बुरी स्थिति के अंदर आ गया। आपको चंद्रमा दिखाई पड़ेगा जो कि देशकाल पति है, लेकिन वो चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, शत्रु भाव में, एस्पेक्टेड बाय मार्स। इसके अलावा आपको तीसरा कंपोनेंट गुरु आपको दिखेगा मंगल की राशि में है, उसका डिस्पोजिटर मंगल जो है बुध के साथ में राशि परिवर्तन करता हुआ द्वादश भाव में। उसके बाद आप शनि को खरेश देख ही रहे हैं, अष्टम भाव में अष्टम गत बैठा है और कर्क लगन के लिए अत्यंत अशुभ ग्रह माना जाता है शनि, रेट्रोग्रेड भी है। तो दृष्टिकांड तो हमारा कर्म फल है। दृष्टिकांड जिस तरह का हमें एक्चुअल में हमारे ग्रहों की स्ट्रेंथ को, भावों की स्ट्रेंथ को बयान करता है, ऐसा कोई चार्ट नहीं करता। इसी वजह से क्या है कि जहां राशि चार्ट को उन्होंने 5 मार्क्स दिए हैं, 6 मार्क्स दिए हैं राशि चार्ट को, 5 मार्क्स नवमांशा को दिए हैं, तो 4 मार्क्स दृष्टिकांड को दिए हैं ऋषि पाराशर ने। सर तो हर एक कोई भी टॉपिक के लिए कर्म फल हम D3 से देखेंगे? करंट फल को अगर आपने मैरिज हो, समझना है, प्रोफेशन हो, सबका कर्म फल हम D3 से ही देखेंगे? बस D3 का से जो करंट फल आपको मिलेगा ना, वो जेनेरिक मिलेगा।
स्पेसिफिक के लिए आपको उसी डिविजनल चार्ट में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है इस डिविजनल चार्ट को देखना पड़ेगा नवमांशा को, अगर आप उसके स्पेसिफिक्स में जाना चाहते हैं कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर और नेचर कैसा होगा, वो साफ साफ बताता है हस्बैंड का नेचर कि विद इन द 4 वॉल्स देखने के लिए नवमांशा चार्ट के सप्तम भाव को देखा जाता है, और नवमांशा भाव के सप्तम भाव से आपको पता चलेगा विद इन द 4 वॉल्स हस्बैंड कैसा होगा। बाहर वालों के सामने तो वो बहुत ही जेंटलमैन होगा, वो होगा, लेकिन चंद्रमा की राशि है, पल में मासा पल में तोला होगा, शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन है, लड़कियों की तरफ फिलेंडर होगा, यानी उसका जो रुझान होगा वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ होगा, सस्टेश उच्च का उसमें बैठा है, डोमिनेटिंग होगा, मंगल की उस पर दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ जाने की वजह से गुस्सैल होगा, गुस्सा आएगा तो इतना गुस्सा आएगा कि विस्फोटक, ये मंगल अकेला मंगल नहीं, राहु के साथ कहा जाता है यद्यद भाव वापी यद्यद भावेशु संयुतो ततत फलानी प्रबलो प्रदिशेतम तमोग्रह। राहु और केतु जिन भावों पे जाते हैं, जिन भावों के स्वामियों के साथ बैठते हैं, उनके फलों को प्रबलता के साथ में बढ़ाते हैं। ये जो राहु है मंगल के साथ चूंकि बैठा है, तो इसने मंगल के प्रभाव को विस्फोटक बना दिया। तो इस मंगल की चौथी दृष्टि इस सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो उसका मतलब जब वो प्राइवेट वार्ड के अंदर अपनी पत्नी के साथ क्लोजेटेड था, जब तक उसके माता पिता, लड़की के माता पिता थे, तो उसने बच्चे को प्यार किया। जैसे ही वो गए तो उसने साफ फूट देगा कि बच्चा मेरा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, या तो तुम प्रूव करो कि बच्चा मेरा है। और वो भी नीच की दृष्टि है मंगल की। सर आजकल तो डीएनए टेस्ट से पता लग जाते हैं बच्चे के बारे में। नहीं, ये ना रिश्ते जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते प्यार के रिश्ते होते हैं। डीएनए टेस्ट से करने के बाद दो शख्स एक छत के नीचे तो रह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। अगर पत्नी को बोल दे तू डीएनए टेस्ट करा के प्रूव कर ये बच्चा मेरा है, तो समझिए वो धागा टूट गया, उस धागे में जी कुछ सर। नहीं रहा फिर। जी। Then why should she stay with a stranger? A person who cannot trust her is more than a stranger to her. स्ट्रेंजर भी, दूध वाला भी, दूसरे लोग भी यकीन करते हैं हम पे कि भाई वो महीने भर के बाद हमारा पेमेंट कर देंगे साहब, महीने भर दूध दे दो, वो तक यकीन करते हैं। अगर कोई पति ही अगर यकीन ना करे तो फिर वो रिश्ता क्या रहा, वो तो स्ट्रेंज हो गया। सर दोनों ही इसमें नवमांशा में और D1 चार्ट में मंगल जो है 12th हाउस में बैठा है और शुक्र की राशि में। सर ये मंगल जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देता है। बिल्कुल। और इसकी दृष्टि सर जा रही है राहु पर। कहाँ पे आपने बोला, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, आई एम सो सॉरी, दोबारा बोल दीजिए। सर D1 में मंगल 12th हाउस में शुक्र की राशि में बैठा है जी। 12th हाउस में। तो सर ऐसा मंगल जो होता है कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है और इसकी दृष्टि 7th पे शुक्र के ही घर में राहु पर जा रही है। तो सर ये नहीं, काफी इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल के साथ में अगर शनि बैठ जाए ना, तो शनि जो है ऑपोजिट जो है वो नेचर का प्लेनेट हो जाने की वजह से, मंगल जो है वो रौद्र प्लेनेट है, फायरी एलिमेंट का प्लेनेट है। तो जो शनि है वो शनि आईसी प्लेनेट माने जाते हैं, उच्च के हैं, मंगल के साथ है। तो मंगल के बिहेवियर को काफी हद तक उन्होंने टोन डाउन किया, इसीलिए लड़की को बीटेक कराया आईटी में और एमटेक कराया आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इतने बड़े लेवल पे आज पहुंचाया। 1 करोड़ की तनख्वाह, 1 करोड़ तो नहीं है, 90 लाख की तनख्वाह पे साल की, इतने बड़े ओहदे पे पहुंचाया और एमएनसीज में जो है काम करवाया और काफी इंटेलिजेंट बनाया और काफी जो है वो वर्कोहलिक बनाया। उस लड़की का बिल्कुल भी रुझान ही नहीं है दूसरे किसी पार्टी की तरफ। वो तो लड़की इस डाइवोर्स को रोकने की कोशिश कर रही है और उसका ये कमिटमेंट है कि अगर ये डाइवोर्स हो गया तो मैंने दूसरी मैरिज नहीं करनी है, मैंने अपने बच्चे को ही पालना है। जी सर। सर लड़की का नहीं होगा, लड़के का होगा। नहीं, लड़के का तो है, मैंने आपको बताया कि लड़का जो है चाहता है एक्चुअली
अपनी कलीग के साथ शादी करने को, लेकिन उसका ये कहना है कि मैं मजबूरी में शादी करने की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ में विवाह में धोखा हुआ है, ये सब है। तो इस तरह की बातें चल रही है। एक्चुअली आप जानते तो हैं शादी कौन से शादी सर कौन से सन में हुई थी इनकी, इनकी शादी हुई थी मेरे ख्याल अगर से आइडिया हो तो? 4 साल पहले हुई होगी, इसके चार जन्म के 4 साल के बाद हुआ बच्चा। तो नहीं, तो सर सन कौन सा हुआ जाके? लगभग 17 हुआ, 2017। 2017 हुआ जी। मतलब मैं सिर्फ आपको एक बात दिखाना चाहता था कि ये जो कोर्स है, क्यों कोर्स की बहुत जबरदस्त वैल्यू है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स, क्योंकि जो हमें ये कुंडली नहीं बता सकती कि क्या दो विरोधाभासी घटनाएं एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। रेयर इवेंट है। मैंने आज तक नहीं सुना कि बच्चे हुए और बच्चे होने में मांगलिक कार्य होते हैं, इतना पूजन और ये सब कितने कितने फंक्शंस होते हैं, और बताइए यहाँ तो स्थिति बिल्कुल पलट गई, यहाँ तो रुदन हो गया। चलो आप खाना खा लीजिए, आधे घंटे में बात कर लूं आपसे, अगर सो नहीं जाओगे आप।